अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने दोबारा वाज़ेह किया है कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। अगर वाकई मुस्लिम लीग नून इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती तो क्या आने वाले दिनों में नवाज शरीफ साहब बानी PTI से मुज़ाकरात के हवाले से कोई अहम रोल प्ले कर पाएंगे? और इसके साथ बात करेंगे कि माजी के मुस्लिम लीग नून के इंतहाई बाएतमाद और करीबी इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान मुसलसल खाइफ हैं और हर वक्त इंडिया दे रहे हैं कि किसी भी वक्त वह हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन सकते हैं। क्या वाकई नून लीग की हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान से और बिलखुसूस JUIFA और PTI के इत्तेहाद से कोई थ्रेट फील कर रही है? और इसके साथ बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अभी तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुआशी लिहाज से कोई वाज़ेह सिमत नहीं अडॉप्ट कर पाए। CPEC के हवाले से भी कोशिशें हो रही हैं, चीन का विजिट भी हुआ। क्या आने वाले दिनों में वफाकी हुकूमत और बिलखुसूस पंजाब की हुकूमत आवाम के साथ किए गए वादों के मुताबिक कोई बड़ा रिलीफ देने जा रही हैं, कोई मुआशी लिहाज से कोई सिमत अपनी बिल्कुल वाजे करने में कामयाब हो पाएगी? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के मबैन जो खलीज बढ़ रही है, क्या ये खलीज मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए कोई खतरा बन सकती है? तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के वाइब्रेंट एंड वोकल सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब, और उसके साथ हस्बे ममूल मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियेकार ख्वाजा मतीन साहब। हनीफ अब्बासी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। वैसे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने मरी के अंदर सेनेटर से उन्होंने डिस्कशंस की और उसके बाद उन्होंने जो कौम से खिताब किया, दो टोक अंदाज में वाजे किया है कि वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इससे पहले भी मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने कहा, लेकिन सवाल यह है कि अगर वो इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते तो उन्हीं की रिफ्लेक्शन नून लीग में है। लेकिन PTI ये समझती है कि बानी PTI और उनकी दीगर सीनियर लीडरशिप के खिलाफ जो सख्त तरीन इंतकामी कार्रवाई हो रही है वो मुस्लिम लीग नून के इमा पर हो रही है। तो मुस्लिम लीग नून के कायद का विजन अपनी जगह के ऊपर, ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? देखिए, पहली बात तो बड़ी साहब ये है कि उन्होंने जो बात CWC में की वो देखे ना, कितनी वज़ादारी थी और कितना अदब एहतराम था अपने दुश्मन के लिए भी। मैं कहता हूँ सियासी दुश्मन तो वो थे ही थे, अपना इमरान खान साहब ज़ाती दुश्मन बन गए। यानी आपने देखा होगा कि कैसे उन्होंने समझा कि शायद मैं अब 50 साल तक इस पे हुक्मरानी करूँगा, बादशाह बन गया हूँ। कभी किसी की फ़ोटो मंगवा रहे हैं, कभी किसी का AC उतरवा रहे हैं, सरेआम बड़के लगा रहे हैं। लेकिन जब CWC की मीटिंग आती है तो मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं इमरान खान साहिब। इवन कि हमारी पार्टी को छोड़ के जाने वाले जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, उनके बारे में भी उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज अदा किए। बड़ा सरप्राइजिंग है, आगे हम इससे बात करेंगे जी। वो उनके बारे में भी उन्होंने, तो ये वज़ादारी, ये रवादारी एक प्योर स्टेट्समैन के अंदर मौजूद होती है और मियाँ नवाज शरीफ उनमें से एक हैं। पाकिस्तान में उनके पाए का कोई लीडर मौजूद नहीं है इस वक्त। हाँ, ये जो अभी आपने बात की है कि जी जो मेरी अभी तक इंफॉर्मेशन है या मेरी जो ज़ाती राय है वो यही है कि जब तक 9 मई का फैसला नहीं होता हम कम से कम PTI के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक इम्प्रेशन जो है अवाम के अंदर भी क्लियर होना चाहिए, जो बानी PTI हो या उनके दीगर सीनियर क़यादत हो, उनके खिलाफ जितनी भी कानूनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या उसके पीछे को नून लीग की ज़ाती एफर्ट है कि नहीं इनको फिक्स करना है? क्योंकि हमारी इस बदतरीन हमारे मुखालिफ है। सारे मुकदमात जो है पहले के बने हुए, नून लीग की हुकूमत 4 महीने हुए आए। PTM की गवर्नमेंट में कुछ मिलकर बने, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने बनाए ना। जैसे ये कहते होते थे, हमने तो नहीं बनाए, शहबाज शरीफ आपको इंतकामी लगते हैं, उनसे तो आज तक हम कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करवा सके। 20 साल ताल्लुक है लेकिन नहीं करवा सके। नवाज शरीफ साहब अगर पीछा करना चाहते हो तो वो मेरी तरह पूछ सकते हैं ना। जैसे मेरे बारे में खान साहब ने पूछा था कि इसने कैदी कपड़े क्यों नहीं पहने हुए। हमने कोई कैदी कपड़ों का जिक्र किया कि आपने कैदी कपड़े क्यों नहीं पहने हुए? आज जो सहूलियात बाहर आई हैं वो यही कहते होते थे ना कि ये मियाँ साहब का सेल तो छोटा सा था, ये जितना आपका स्टूडियो है ये तो बहुत बड़ा है, ये जहाँ कैमरे पड़े हैं और ये 6x8 होगा मैक्सिमम। यहाँ तो 90 फुट लंबा मैंने खुद देखा हुआ है, क्योंकि मैं जेलों में जो आपको सहूलियात मुयस्सर थी, वो मैं कंपैरिजन करता हूँ 90 फुट चौड़ा है जी। ट्रेडमिल पड़ी हुई है, मतलब सिंक लगा हुआ है, टेबल कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, किताबें पड़ी हुई हैं, 90 फुट लंबा है। तो मुझे ये बताएं कि ये सहूलत क्या बाकी कैदियों को मुयस्सर है पूरे पाकिस्तान में? किसी कैदी को? इसकी क्या वजह है? ठीक है जी, इसकी वजह तो मुझे वही लगता है कि जब आप कहें गुड टू सी यू, या उसको कहें कि आपके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, माशाल्लाह आप तो तकदीर बदल सकते हैं, आप पार्लियामेंट में आके बैठे हैं बजाय फैसले लिखने के। हम ये कह रहे हैं कि आपके फॉलोअर्स बहुत हैं। फॉलोअर्स तो वीना मलिक साहिबा के भी बहुत हैं, फॉलोअर्स तो इसी तरह बहुत सारी और एक्ट्रेस भी हैं जिनके फॉलोअर्स शायद खान साहब से ज़्यादा हो। तो क्या फॉलोअर्स की बुनियाद के ऊपर हमने फैसले करने?
क्या पॉपुलैरिटी का क्या म्यार है कि कोई पूरे पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन को आग लगा दे, दफाई इंस्टॉलेशन को लगा दे, रेडियो स्टेशन को आग लगा दे, मेट्रो स्टेशन को लगा दे। आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर वो 350 मोटरसाइकिलों को जला दें, 50 गाड़ियों को जला दें, और आप पूछ रहे हैं कि खाना ठीक मिल रहा है, आपकी सहूलियात ठीक हैं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं, घर वाले कितनी दफ़ा मिलते हैं, दोस्त कितनी दफ़ा मिलते हैं, लॉयर्स कितनी दफ़ा मिलते हैं, ये हर कैदी से पूछें। अच्छा भाई साहब, आपने बहुत सी अदालतों में सुपीरियर जुडिशरी के सामने भी आप अपेयर हुए, खुद आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस के समाज जारी है और बहुत से केसेस जिसमें आपकी कुछ सजाएं हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में भी आपका ट्रायल जारी है किसी भी शख्स को। वहाँ पर कभी ऐसा सुनने को मिला है कि कौम की नज़रें आप कर हैं, कौम की उम्मीद आप हैं, ऐसा इंप्रेशन देने से सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है? मैं आप यकीन माने कि जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर मॉनिटरिंग जज लगाया गया, जब पानामा में ब्लॉक बेटे की तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में पेश हुआ तो मैं बात करने लगा तो साकिब निसार ने कहा बस करें बस करें बस करें। तो ये बातें तो उस वक्त तक हमें तो कभी ये रिलीफ मुयसर नहीं था। हमें तो 3 जेलों में रखा गया, 6x6 में रखा गया, जेल की रोटी खिलाई गई, हमारी तस्वीरें उतारी गई, हमें कपड़े पहनाए गए कैदी, हमें अडयाला जेल से अटक ले जाया गया रात की तारीकी में अटक से लाहौर लेके गए 11 महीनों में, और मिलने वाला जो आता था वो मुश्किल से मिलता था, घर वाले मुश्किल से मिलते थे। नहीं बस साहब, ये सारी बातें तो ठीक है, आपने बड़ी मुश्किलात काटी, मुस्लिम लीग नून के बेशुमार रहनुमा, आप भी कैद में रहे इमरान खान के दौर में, बाकी लोग भी रहे, आपके साथ एक तरह का सख्त सलूक था। ये जो बानी पीटीआई हैं, इनसे खुसूसी सलूक कौन करवा रहा है? हुकूमत भी आपकी है, जुडिशरी देखिए ना, मैं जुडिशरी के बारे में ये कहूँगा, एक तो मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, उसकी बुनियादी वजह कि मेरा अपना ट्रायल जब हुआ, पहले हमें जब बेल मिली हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, फिर उसके बाद ट्रायल हुआ, मैं सिंगल डे मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भेजा, सिंगल डे रिकॉर्ड पे मौजूद है। जज साहब छुट्टी पे हैं फिर भी गया, उन्होंने मुझे सज़ा सुनानी है फिर भी गया, मुझे रिहा करना है फिर भी गया। मुझे पता था कि जैसा भी सिस्टम है, इस सिस्टम में रह के हमने सर्वाइव करना है। ये हिंदुस्तान से हमने रिलीफ नहीं लेना जाके, हमने यूके से रिलीफ नहीं लेना, इन्हीं अदालतों से। यही वजह थी जब मुझे रात की तारीकी में 11:30 बजे 25 साल कैद सुनाई गई, तो मैंने ये नहीं कहा कि मुल्क को आग लगा दो या शहर को जला दो या GHQ पे चढ़ दौड़ो। मैंने उन लोगों को ठंडा किया, नारे वहाँ पे भी लगे थे, लेकिन ठंडे किए, ठंडा किया, तकरीर की। मुझे पता था कि रिलीफ मुझे हाई कोर्ट से मिल जाएगा, मैंने किया ही कुछ नहीं। मेरा कहने से मुराद है कि 2018 में भी अगर जुडिशरी खड़ी हो जाती, किसी ताकतवर का कहना ना मानती, तो फिर क्या होता? फिर भी यही होता ना, फिर हम असूली बात समझते हैं, फिर हम जुडिशरी को जुडिशरी समझते हैं। अब आ जाए दूसरी अपना बुनियाद के ऊपर कि आज क्या हो रहा है। देखे ना, आज भी तो जाने वाला चीफ जस्टिस साहब गुड टू सी यू कहते हैं, मस्जिद पे बुलाते हैं। एक अदारे ने गिरफ्तार किया है और उस अदारे को छोड़ छुड़ा के सारा कुछ ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह आज हो रहा है कि एक शख्स जाता है, 40 एक दिन में 40 बेल्स हो जाती है उसकी। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद हनीफ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और उनसे पूछेंगे कि मुस्लिम लीग नून की मफाहमाना पॉलिसी के नतीजे में क्या पार्टी को कुछ फ़ायदा हुआ है, या पार्टी ने अपना वोट कम किए हैं, अपनी जो आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी थी वो कम हुई है। और उसके साथ साथ जो एक मुतनाज़ तरीन रिसेंट ट्वीट सामने आई, क्या हुकूमत और FIA आने वाले दिनों में उसके ऊपर कोई काबिल ज़िक्र कार्रवाई करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब के साथ खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। बस अब इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून की जो माजी के अंदर हम बिलखुसूस देखें, जो एक स्ट्रेटजी हुआ करती थी, किसी हद तक वोट को इज्जत दो का मामला हो या दीगर पॉलिसी हो, उसके अंदर थोड़ा सी मज़ाहमती अंसर पाया जाता था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मफाहमत की तरफ आपने एक सफ़र शुरू किया, एक रियलाइजेशन भी पार्टी के अंदर हुई और अल्टीमेटली आपने एक डिफरेंट डायरेक्शन ली। इक़्तिदार तो आपको मिल गया, लेकिन आपके नाकदीन ये कहते हैं, सियासी मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि इस मुफाहमाना पॉलिसी के नतीजे में नून लीग का वोट बैंक बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। आप किस निगाह से देखते हैं? नहीं, इसका तो दूसरा मतलब ये हुआ ना कि फौज को गालियाँ निकालेंगे तो लोग आपको वोट देंगे। दूसरा मतलब तो यही हो गया। बिल्कुल दुरुस्त। तो ये अगर ये मतलब है तो इस मतलब को मैं एज ए पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार हूँ। सही, वो मेरी पार्टी के उसके लिए इक़्तिदार में आ जाए गालियाँ निकाल के, तो मैं इक़्तिदार वो लेना नहीं चाहता, मैं अपनी ज़ाती राय में दे रहा हूँ। अभी पार्टी जो फैसला करेगी वो बात की बात है। इसी तरीके से PTI ने अगर गालियाँ देनी है और किसी के कहने पे अरबों डॉलर जो इन्वेस्ट हुए हैं बाहर, उनको इम्प्लीमेंट करना है, और यहाँ पे हर चीज़ में मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई थी भट्टी साहब, उसको भी मुकम्मल कि मियाँ नवाज शरीफ को गालियाँ नहीं पड़ रही। ठीक,
हनीफ अब्बासी मुस्लिम लीग को गालियाँ नहीं, आप उठाएं और जो भी आप ट्विटर अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट देखेंगे वो बाहर से लिंक होगा। पाकिस्तान में बैठ के कोई बिल्कुल ऐसा है। आप देखें ना, यहिया खान की जगह आप मौजूदा आर्मी चीफ की तस्वीर लगाना, जी ये इधर बैठ के हुआ है, नो ये बाहर बैठ के हुआ है। ठीक वो है, तो रूफ हसन साहब ने और कहा है एक कि अमेरिका से साजिश के सेपरेट हुआ है। तहत हुआ है, एक प्लानिंग के तहत हुआ है। हमें अपनी कारकर्दगी के बलबूते पे लोगों के पास जाना चाहिए, अब भी जाना चाहिए, पहले भी जाना चाहिए। ठीक है, हाँ हमें किसी ने दुख पहुंचाया, अदारे के अंदर लोगों ने उन 2 बंदों का नाम लेके मियां नवाज शरीफ साहब ने बताया, उन्होंने ये नहीं कहा हमें कि आप GHQ पे चढ़ दौड़े, आपने सुबह कोर कमांडर हाउस पे जाना है, आपने कल हनीफ अब्बासी आपने हमजा कैंप पे जाना है, आपने फलां आपने जाके मुजस्समों को तोड़ना है, आपने उस जहाज को आग लगानी है जिसने दुश्मन के 8 जहाज गिराए हैं। ऐसी डायरेक्शन कभी नहीं मिली। ये जरूर है कि 2 बंदों ने अगर ज्यादती की है लीडरशिप के साथ तो वो तो बयान किया उन्होंने, बिल्कुल उसमें तो कोई अर्ज नहीं। ठीक। इसी तरह हमारे में से 2 बंदे होंगे जिन्होंने खराबी की होगी, कोई सारे जजेस तो नहीं है। इन्हीं जजेस से हमने रिलीफ लिया है ना, इन्हीं जजेस से हमने रिलीफ लिया है। उन्हीं जजेस ने लिखा, मुझे उम्मीद थी कि जब भी मैं हाईकोर्ट में मेरा केस जाएगा मुझे रिलीफ मिलेगा, तभी तो 11 महीने मेरे जेल में आसानी के साथ अल्लाह के फजलो करम से कट गए। जी क्योंकि मुझे मालूम था कि जो जज भी सुनेगा जी जमीर वाला जी वो मुझे छोड़ देगा, और वही हुआ। उन्होंने लिखा जजेस ने कि जनाब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल वेंडेटा। जी अब मुझे भट्टी साहब ये बताएं कि हर जगह के ऊपर मौजूद है ना लोग, जी हाँ गुस्से में फैसले नहीं किए जाते, राइट ये आप ध्यान में रखें। राइट फैसले करने वाले बड़े कूल एंड काम होते हैं। बिल्कुल सही। दुनिया के जजेस को देखिए आप, बड़ा कूल एंड काम बैठ के अब सब आप क्या यकीन के साथ ये कह सकते हैं, अभी जिन माजी के आपके साथ जो ज्यादती हुई जिसका भी आपने जिक्र किया, कि आप कह सकते हैं कि ऐसी रविश, ऐसी सोच के सामने अब फुल स्टॉप लग चुका, और इस वक्त आज के दिन जो हुक्मरान जमात हो, हुक्मरान इत्तेहाद हो, अपने मुखालफिन के खिलाफ किसी ज़ाती इंतकाम के लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करी जो आपके खिलाफ हुई थी? देखिए मेरी बात सुन, ना तो 15 किलो हीरोइन हम डालेंगे, ना मेडिसिन को हम मंशियात में तब्दील करेंगे, और ना ही हम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे किसी को गिरफ्तार करेंगे। ओके, मेरा सिर्फ एक इशू है, मैं उस पर पूरी पार्टी एक तरफ खड़ी हो जाए ना तो मैं एक तरफ खड़ा हूँ, और वो इशू मेरा 9 मई है। ठीक। अगर 9 मई वाले मुजरमान को जैसे आपने बना के प्यारे तरीके से साफ सुथरा करके बाहर निकालते जा रहे हैं, तो याद रखिए कि कल फिर 25-30 हज़ार का मजमा इकट्ठा करना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो मुसल्ला होकर आप पे चढ़ दौड़ेंगे, बाद में आपसे माफी मांगेंगे। वैसे फॉर्मेशन ये कमांडर आपके पास भी हजारों लोग हैं, हर पार्टी के पास इतना छोटी छोटी पार्टियों के 20-25 हज़ार लोग। अगर यही ट्रेंड चल पड़ा तो आप अली ख्वाजा साहब को बात ठीक है, हम भी कहेंगे ले लो यार असला और चल पड़ो और फलां जगह को आगे। अच्छा, ये 9 मई बार बार इसको आप दोहरा रहे हैं बासी साहब, 9 मई को 1 साल हो गया है, आज जून में हम बैठे हैं, इसको अभी तक 1 साल में किसी को सजा जजा कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, इसके रुकावट कौन है? इसके अलावा रुकावट कौन? मैंने तो अपने पे मैंने तो कहा प्रोसिक्यूशन 0, ठीक है जी, मैंने कहा कोई काम नहीं हो सका, फिर आपने लोगों को हीरो बना के बाहर भेजा है। 9 मई साल सवा साल तैयारी की गई, और तैयारी करने के बाद पॉइंट्स बताए गए कि कहाँ कहाँ आपने हमलावर होना है। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर तो 9 मई के मुलजमान जो है, जो बच्चे हमने पकड़े हुए हैं, और बिल्कुल बच्चा हो, औरत हो, बुजुर्ग हो, जो कोर कमांडर हाउस के अंदर गया है, जिसने आग लगाई है, जो GHQ के अंदर गया, जो मेट्रो स्टेशन को आग लगाई है, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई है, जिसने मुजस्समों को तोड़ा है, कोई ना छोड़ें, लेकिन उनके मास्टरमाइंड जो है वो ज्यादा बिल्कुल ठीक मुजरमान है उनसे। अब ऐसा आपका कानून की नज़र में आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन मसला ये है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच बैठा हो, वहाँ पर वो कहें कि मशवरा दे रहे हों जिसकी जो कि 9 मई के अंदर नॉमिनेट हैं बानी PTI, वो कह रहे हैं कि आप कौम की उम्मीद हैं, सियासतदानों से जाके बात करें। दूसरी जानिब फॉर्मेशन कमांडर का इजलास होता है, इलामिया जारी होता है कि अगर 9 मई वालों को माफ़ किया गया, छोड़ा गया, तो पूरा उम्र ये मुल्क जो है ऐसे अनासिर के हाथों यरगमाल रहेगा। आपने भी वाजे की है, तो फिर एक जाने मुज़ाकरात की बात हो रही है, एक तरफ वो लोग 9 मई में इन्वॉल्व हैं, फिर ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? मुज़ाकरात मुझे नहीं पता जी कौन उनसे कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। अगर हमारी पार्टी ने अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि हमने मुज़ाकरात उनसे करने हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनके साथ कोई इत्तेहाद की पिंगें बढ़ाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे साथ वो मेरे लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे हैं, मैं पार्टी में रहा हूँ। आप एक बात ज़हन में रखें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जितने अलकाबात से PTI ने नवाजा है, जी बिल्कुल, देखिए ना, मैं अगर किसी के साथ सुलह करना चाहता हूँ, पॉलिटिकल एक दूसरे के साथ इख्तलाफात अपनी जगह वो हजम कर गए सारे अलकाबात, वो सारी चीज़ें जो है, अगर सिर्फ PTI ये कह दे या बानी PTI ये कह दे कि मौलाना साहब मैं आपसे माज़र खा हूँ,
मुझसे जो अल्फाज की अदायगी हुई है शर्मिंदा हूं मैं शर्मिंदा हूँ। दूसरा, मौलाना की तरफ से ये कहना कि मैंने सियासी तौर पर उन्हें यहूदी एजेंट कहा था, नहीं, सियासी तौर पे आपने नहीं कहा था। आपने बड़े दिल के साथ पूरी कौम को बताया था कि इमरान खान साहब यहूदी एजेंट हैं। तो अगर आपने देखना, अगर आपने गलत इल्ज़ाम लगाया है तो फिर आप तो आलिम दीन है। हाँ, और इतना फिर बड़ा आप तो इल्जाम। आलिम दीन है। तो ये हमने कुछ असूल हमारे जैसे गुनाहगारों ने भी अपनी ज़िंदगी में रखे होते हैं कि हाँ यार, एक सियासत है, एक है कि इसने ज़ाती तौर पे आप पे हमलावर हुए हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे हमलावर हुए हैं, आपके घर वालों पे हमलावर हुए हैं, तो फिर उनके लिए माफ़ी फिर भी है। अल्लाह ताला हर शख्स को माफ़ फरमा देता है, ठीक है ना जी। हम कौन होते हैं, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है। लोग पर्या में आके कहते हैं कि जनाब भट्टी साहब हमसे गलती हो गई थी, ख्वाजा साहब मेहरबानी करें, तो ख्वाजा साहब 5 मिनट लगाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ तो ये भी इतराफ़ तो करें ना पहले। यहाँ तो इतराफ़ भी नहीं किया गया और हाथ मिला लिए गए। मौलाना फजल रहमान साहब अक्सर व बेशतर आईना दिखाने पर बुरा भी मान जाते हैं। आपने कोई थोड़ी सी तल्ख बात कह दी है। आपके माजी के बड़े अच्छे इत्तेहादी रहे, नवाज शरीफ से अभी भी बड़े उनके अच्छे मैंने उनकी मुनासिब हैं। हमायत की बात की है। ठीक। मैंने कोई उनकी शान में गुस्ताखी नहीं की, ना मैंने उन्हें कोई ऐसी बात की है। मैंने कहा है कि हमारा खून खोलता था, दूसरी पार्टी में होने के बावजूद हमारा खून खोलता था। यार एक आलिम दीन है, एक इनका बैकग्राउंड है, उनके वालिद साहब परदादा, को आम आदमी तो नहीं है कि जिनको मुफ्ती महमूद के साहब बड़े बड़ी पाए के लोग थे, ठीक है जी। आज भी इनका अदब एहतराम है, मैं करता हूँ, दिल से करता हूँ। मुझे तो ये हुआ है कि आपने ठीक है सुलह कर लें, आपने बुग्ज में सुलह कर लें, लेकिन कम अज कम आप उनसे इतराफ़ तो करवाएं इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब भी फिर इनसे इतराफ़ करवाएं कि नहीं जी वो यहूदी एजेंट वाला तो खैर उन्होंने आप ही कह दिया कि मैंने तो वैसे सियासी नहीं, उन्होंने कोई बात घुमाने की कोशिश की है। एक अनवान होता है, एक मजमून होता है। नहीं, कोई मजमून नहीं होता सर। अगर आपने किसी को यहूदी एजेंट कहा है ना, तो फिर वो ये कह के सियासी तौर पे कहना आप झूठे हो, कोई मसला नहीं, आपने गलत बयानी की है। अच्छा, एक पहलू ये भी है कि मौलाना फजल रहमान साहब इत्तेहादी थे, पीडीएम की हुकूमत में भी, अपोजिशन में भी, और मुस्लिम नून के लिए उन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई जब नवाज शरीफ जेल में थे। क्या आप नहीं समझते कि उनके साथ मुस्लिम लीग नून ने उन्हें इग्नोर कर दिया, उन्हें इक़्तिदार में? पहली बात ये है कि मौलाना फजल रहमान आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब के लिए काबिल एहतराम है। जितनी गुफ्तगू मैंने भी की है, इसमें किसी जगह गुस्ताखी का आंसर नहीं है, ठीक है। इसमें गुस्सा है, और गुस्सा किसके कि जो उनके खिलाफ बातें की गई, ठीक है नहीं। आज भी, और हमने कोशिश भी की, अब मौलाना को क्या कमिटमेंट दी गई थी, क्या नहीं हुई थी, क्या उनको नहीं मिला। अब देखें ना, केपीके के अंदर लड़ाई तो उनकी केपीके के अंदर है, पंजाब में तो उनका वोट बैंक नहीं है जी। बट ढाका भी अगर उनका वोट ढाका भी पड़ा डाला भी है तो पीटीआई ने डाला है। वोट बैंक में उन डाकुओं ने डाला है, उन्हीं के साथ, तो उन डाकुओं के साथ दोस्ती मौलाना चल रही है। साहब अगर बैठना चाहते हैं तो मैं कैसे उनको रोक सकता हूँ। लेकिन उनको राजी करना चाहिए था आपको। देखें ना, हमने कोशिश की है, हमने कोशिश की है, और आज भी हम चाहेंगे कि मौलाना फजल रहमान अपने उन लोगों के साथ खड़े हों, मियां नवाज शरीफ जैसी वज़ादार शख्सियत के साथ, जिन्होंने हमेशा उनका अदब और एहतराम जी। किया। 16 महीनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह अदब और एहतराम किया। बिल्कुल ये सही। वैसे पाकिस्तानी सियासत की जो तारीख है बड़ी तल्ख तजुर्बात से भरी हुई, जिसका खमियाजा इस मुल्क ने भुगता है, आम आदमी ने भुगता है। लेकिन वक्त के साथ साथ सियासतदानों की खूबी होती है कि वो लर्न करते हैं, माजी की गलतियाँ दोबारा ना करें, वो इससे लर्न करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 2-3 ऐसे क्रिटिकल पॉइंट थे जिससे नून लीग और ये मुल्क बड़ा मुतासिर हुआ, जिसके अंदर नून लीग की एक मफाहमाना या मज़ामती पॉलिसी की मैं इशारा कर रहा हूँ। एक वक्त था 2013 के अंदर नून लीग की जो अप्रोच थी बहुत डिफरेंट थी। 2016 और 13 के दरमियान आपका जो इदारों के साथ आपकी जो स्ट्रेटजी थी वो थोड़ी एग्रेसिव थी। जनरल रहील शरीफ को आपने एक्सटेंशन नहीं दी, कहा यह जाता है कि उस वक्त उनको एक्सटेंशन मिलती तो पनामात ख़त्म हो चुका होता, लेकिन जनरल बाजो को आपने तोसी दी। आपकी लर्निंग क्या इस सारे एपिसोड में? भट्टी साहब अगर तो आप आ जाएंगे तो मैं जरा थोड़ा तारीख में आपको ले जी जाऊँ। लाजमी। हम एक्सटेंशन दे देते तो शायद वो कू ना होता, ये वाला 2000। जी। ये गलत है। अयूब खान साहब ने सिकंदर मिर्जा साहब को 4 एक्सटेंशन दी। ठीक, मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा, बिल्कुल ऐसे। तो आखिरी एक्सटेंशन के ऊपर ना वो जब 3 बजे के करीब चाय पे सिकंदर मिर्जा साहब के पास गए, उन्होंने सलूट मारा, उन्होंने कहा जनाब अपना क्या उसे कहते हैं, मैं बड़ा ममनून और मशकूर हूँ और आपने 4थी दफ़ा मुझे एक्सटेंशन दी है, मैं बड़ा। तो 5 बजे मार्शल लग गया था। ये बात छोड़ दें, देखें ना, जो इसीलिए ये कमिटमेंट तो होती है ना, अगर आप सुने नहीं भट्टी साहब सुने ना, आर्मी चीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, ठीक, उससे ये तोक्को करना। मैं एक दफ़ा एक दोस्त को मैंने कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, ठीक, मैंने कहा कि आपका बेटा अगर बड़ा होता है ना, वो 5 साल का है, तो आप माहतेर की उम्र में 93 में जाके तो जब आप वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ बन जाता है। करना उसने वही है जो
उसका इंस्टीट्यूशन कहेगा। बिल्कुल आपका कहना, अब्बा जी का कहना नहीं मानेगा। बिल्कुल ठीक। तो कहने से मुराद ये है कि इसी को तो ख़त्म करने के लिए दुश्मन दर पे है। भट्टी साहब ये ज़हन में रखें, मैं सबसे बड़ा विक्टिम हूँ, मुझे 25 साल कैद, आपको पता ही है ना किस तरह जी मिली बिल्कुल थी। ऐसा है। लेकिन मैं वो 25 साल कैद लेके भी मेरे अंदर मामूली सा भी बुग़्ज़ नहीं है। क्यों नहीं है? मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा, मेरी बेटी जो है वो किसी कैंपों से 3 वक्त का खाना किसी से मांग रही है। अल्लाह। वेरी गुड। ये आप जेहन में रख लें, ये मेरे अल्फाज आप याद रखिएगा। स्वात ऑपरेशन कब हुआ था? जब मार्गिला की पहाड़ियों पे लोग आके बैठ गए थे। बिल्कुल जी सही। ठीक है जी। बिल्कुल तो ऐसा मुझे बताएं, स्टूडियो में आप बैठ सकते हैं, ये मैरिड किसके पास होगा? बिल्कुल नहीं। ये बड़े बड़े घरों में कौन बंधा हुआ होगा? ये इन फैक्ट्रियों के अंदर कौन बैठा हुआ होगा? जरा आराम से सोचें, गौर करें, फिक्र, नौजवान नस्ल गौर करें, फिक्र करें। बड़ी गहरी बात की 77 आपने, की बहुत मूवमेंट अहम जो बात थी ना, की आपने। जी 77 की मूवमेंट, जी ये नौजवान बड़ा जल्दी ईंधन बनता है ना। आग का ईंधन सबसे ज्यादा जो जल्दी बनता है जज्बाती। वो नौजवान बनता है। जी हमने कहा जी 77 की मूवमेंट में इस्लाम आ जाएगा जी पूरे पाकिस्तान में। बच्चों ने अपनी जानें दी, बिल्कुल। बच्चों ने दी। जी, बिल्कुल मैं ऐसा। ये नहीं कहना चाहता कि किसने नहीं दी, बच्चों ने जाने दी। बाद में पता चला जी वो तो फलां जगह से फाइनेंस थी। और अब भी मैं आपको वो अमेरिका से फाइनेंस थी। सिद्ध के जी। दिल से, सिद्ध के दिल से मैं नाम नहीं लेना ठीक। चाहता, आप भी ना लें। ठीक है। सिद्ध के दिल से मैं आज भी ख्वाहिश साहब कहता हूँ, सिद्ध के दिल से मैं आज भी कहता हूँ कि किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े फाइनेंस के बगैर आप इतना बड़ा बयानिया बना सकें और इतने बड़े जलसे कर सकें, इतने बड़े जुलूस निकाल आप ये कह रहे हैं कि जो पीटीआई है और बानी पीटीआई है, जो रियासत पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके हाथों में खेल रहे हैं और उनके एजेंडे को दानिस्ता। आगे बढ़ा रहे हैं। दानिस्ता। दानिस्ता नहीं, दानिस्ता तो दानिस्ता और ये सब कुछ तयशुदा एजेंडे के तयशुदा तहत। एजेंडे के तहत हो रहा है सर। और ये बातें खुलेंगी उस वक्त जब पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका होगा। अच्छा, एक बात और भी आपने की थी, ये जो बानी पीटीआई के इमरान खान सबसे झूठे तरीन शख्स हैं, ये कोई बड़ा सख्त जुमला नहीं है? आप नहीं, आप देख लें ना, वो कहते हैं, मैं नहीं बात करना चाहता क्योंकि ये तो मैं नहीं कहता किसी को आयतुल कुर्सी सुना, किसी को मैं दुआ कुनूत सुना, ये तो कोई भाई अपना अपना अमल है अल्लाह के यहाँ। बिल्कुल। एक बंदे ने गिरफ्तार किया, मैं अब नहीं जाना चाहता, तो उन्होंने कहा जी फलां चीज़ पढ़े, तो वो पढ़ नहीं सके। एक शख्स है वो कहता है कि मैं फलां चीज़ पीता हूँ, ठीक है जी ख्वाजा साहब, ठीक है। कोई मसला नहीं, लेकिन वो बाहर निकल के मैं मदीने की रियासत बनाऊंगा। अस्तगफिरुल्लाह। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का जिक्र अपने इन चमगादड़ों के साथ कहे कि वो उन मिलाएं, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ ना। हम मैं मुफ्ती नहीं हूँ, तो मैं इसीलिए अपनी तकरीर में किसी आयत का, किसी हदीस का हवाला नहीं देता कि कहीं मफहूम गलत ना हो जाए, बिल्कुल कहीं मुंह से लफ्ज़ गलत ना निकल जाए, मैं गुनाहगार ना हो जाऊँ। हम सियासत में आए, हम सियासी बात करें, लोगों की फलाह बहबूद की बात करें। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इस्लाम अमन का दीन है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ी फसलों को तबाह करने से मना किया है, इमलाक को नुकसान बच्चों को मारने से मना किया है, औरतों पे हाथ उठाने से मना किया है, जो सफ़ेद झंडा लहरा दें जी उसकी माफ़ी दी है। दरवाज़ा बंद लेकिन कर मैं ये नहीं कह सकता कि इस हदीस के मफहूम के तहत ये चीज़ें, बिल्कुल ठीक। मैं कोई अहले हदीस अपना, मैं कोई शेखुल हदीस तो नहीं हूँ ना, मैं शेखुल कुरान हूँ। बड़ी बड़ी अहम बात की आपने। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और बिलखुसूस जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे हनीफ इबासी साहब का, जो मुल्क भर के नौजवानों के लिए जो पैगाम है वो बहुत तवज्जो से सुनने वाला था, और आप भी उसको सुनिए और उस पर अमल कीजिए। किसी के हाथों में किसी के मजमूम मकासद के लिए, और वो मकासद जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो रियासती इदारों के खिलाफ हो, उनका आप ईंधन बने, उससे अपने आप को बचाइए। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हनीफ इबासी साहब से पूछेंगे कि मरकज़ और पंजाब की हुकूमतें क्या कर रही हैं, कब ये हुकूमतें टेक ऑफ करेंगी और अब तक उनकी कारकर्दगी कैसे है, इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हनीफ भाई साहब, पंजाब के अंदर हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि अवाम को डिलीवर किया जाए, उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरा जाए। मरकज़ के अंदर भी शहबाज साहब मुतहरक दिखाई देते हैं, लेकिन एक तो हमें बताइएगा कि हुकूमत टेक ऑफ नहीं कर पा रही, कहाँ मुश्किलात हैं, और उसके साथ साथ जो मीडिया के ऊपर हम देखते हैं कि चंद ही वज़रा हैं जो आके हुकूमत को, हुकूमती कारनामों को डिफेंड करते हैं, उसके अलावा वज़ीर ख़जाना हों, वज़ीर दाखिला हों, वो सीन से गायब हैं। ये जाम कमाल साहब वो कहीं दिखाई नहीं देते, आप हैं, ये चंद कुछ और लोग हैं, वही आके डिफेंड कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये 2-3 चीज़ें आपने एक ही गो में ना 2-3 सवालात कर दिए। पहली बात तो ये है कि मीडिया का मेरी तो जिम्मेदारी कोई नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक मेंबर नेशनल असेंबली, अपनी पार्टी की नुमाइंदगी हम करते हैं जी। कोई हमें हमारे जिम्मे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं आके यहाँ बयान करूँ।
लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म की कुर्बत हासिल है, मियां नवाज शरीफ साहब की कुर्बत हासिल है, लेकिन अपोजिशन तो के वो संगीन इल्जामात का जवाब तो हमेशा आपने बड़े मुदल्लल मैं अंदाज वही में अर्ज कर रहा दिया। जी, हूँ। लेकिन ये कहाँ चले गए हैं बाकी के सारे, ये जितने आपने नाम लिए हैं, नकवी साहब का लिया है, जाम कमाल साहब का लिया है, वजीर खजाना ठीक सीन है, से गायब है। वो चले, वो भी वो कम ही मतलब कि टीवी पे आ सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी मसरूफियात है, हमेशा वजीर खजाना इसी तरह ही रहता है। लेकिन और भी 25-26 है, मैं सबके नाम नहीं डार लेता। साहब हर हफ्ते सर ब्रीफिंग दिया डार करते थे। साहब होते हैं, आजम जी तारड़ साहब होते हैं, अता तारड़ होता है, ये लोग तो आते हैं ना जी, ये इनमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जो भारी भरकम मिनिस्ट्रीज के साथ बैठे हुए हैं, उन्हें आके हुकूमत को, अपने आप को नहीं, हुकूमत को डिफेंड करें। जी, आप देखें ना, जब वो थे, वो झूठे बयानिए को कैसा बनाते थे। जी बिल्कुल। वो 35 तर्जमानों की टीम रखी हुई थी, 35 पंजाब में, 35 मरकज में। वो सारा दिन तर्जमानों की मीटिंग करते रहते थे। मैं कहता हूँ आप सारा दिन तर्जमानों की ना करें, मुल्क बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। जैसे वज़ीर आज़म कभी सऊदी अरब, कभी UAE, कभी चाइना, अभी उर्दन जाएंगे, फिर उसके बाद कुवैत और अपना जो है एक और मुल्क है कतर, जी, उनके जो सरबराहान हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो उनके साथ बाजू बन के खड़े होने वाले लोग हैं, वो उस तरह किरदार अदा नहीं कर रहे, और उनको चाहिए कि ये एक कश्ती के हम सवार हैं, इस बिल्कुल कश्ती ठीक। को पार लगाना है। अब्बासी साहब, दूसरा आपने बात की पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, उनकी पोजीशन इस वक्त क्या है? मरकज़ की तो मैंने आपको बताया जी, कि बीज बो दिए गए हैं। इसी तरह मरियम साहिबा पे दिन रात आपको देखा होगा कि वो लगी हुई हैं अपने कामों में, और बड़े अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेके आ रही हैं। मेरी राय जो मैं हर दफ़ा देता हूँ, मेरे दिल की आवाज़ है, ख्वाहिशा को पता नहीं लगे, अब अंडरग्राउंड ट्रेनों से काम नहीं चलेंगे, ठीक, अब सोने की सड़क बनाने से काम नहीं चलेगा। ठीक, मियाँ साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मोटरवेज के जाल बिछा दिए, जी, हेल्थ फैसिलिटीज़ दे दी हैं, और मरियम बीबी की हेल्थ के ऊपर पूरी तवज्जो है। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि इस वजह से हम अपनी हम झूठ को सच साबित नहीं कर सकते। हम नालायक लोग हैं, हमें नालायकी में रहना चाहिए कि हम झूठ को सच साबित करें, हमें नहीं ज़रूरत। ये PTI को मुबारक हो, लेकिन आप अपनी कारकर्दगी को दिखाने में नाकाम क्यों हैं, ये एक सवाल है। ये बड़ा दुरुस्त बात है ठीक है आपकी। सर, जी, मैं क्या चाहता हूँ कि 5 लाख पैनल जो है, सोलर पैनल, पंजाब गवर्नमेंट हर साल दे, तो 5 साल के कितने हो गए? 25 लाख। जी, ठीक है जी, 5 लाख सिलेंडर दें, ये वो बातें जो बड़ी रियलिस्टिक शानदार है। तजवीज़ है। जी, 5 लाख सिलेंडर दें, ये भी 25 लाख हो गए। बिल्कुल ठीक। आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज महंगाई जो है वो पहले वाली महंगाई नहीं रही। कम हुई। आज रोटी की कीमत देख लें, आज चावल, चीनी, सब्जियों की, सबकी चीज़ें देख लें, मसाइल है कंट्रोल प्राइस पे। कंट्रोल प्राइस पे यहाँ इशू है कि वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मौजूद, वो नहीं है कि हम प्राइस कंट्रोल कर सकें। उसके ऊपर भी CM साहबा जो है अपनी पूरी तगो-दो जद्दोजहद नहीं, अब्बासी साहब, आप सीनियर रहनुमा है, आपने जेल काटी, बड़ा सख्त वक्त देखा, तो आप मिनिस्टर भी रहे पहले भी। इस दफ़ा तो आपको किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, क्या हुआ? आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दी? हमेशा आप आगे बढ़कर डिफेंड करते हैं, नून लीग के लिए चट्टान साबित होते हैं, और रावलपिंडी में से किसी को मुंतखब नहीं किया गया, ये क्या बड़ी issue? कुर्बानी है पार्टी के लिए आपकी। मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ख्वाहिशा मेरे लिए ना वज़ीर बनना कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं 2004 में वज़ीर बन सकता था, 2018 में जेल में वज़ीर बन सकता था। ये मेरे नज़दीक जो अपनी लीडरशिप है उसका एतमाद, मैं समझता हूँ आज भी एतमाद कायम है। अच्छा, जब एतमाद कायम नहीं रहेगा तो ख्वाहिशा मैं लोगों की तरह ऐसे तनकीद नहीं बैठ के करूँगा। मैं बिस्मिल्लाह करके अल्लाह खैर सला, दुनिया में और बहुत सारे काम है करने वाले, कोई अपनी हेल्थ की तरफ, मैं कोई वो पंजाबी में कहते हैं लवन्ना तो नहीं हूँ ना। मेरे पीछे अभी मेरी फैमिलीज हैं, मेरे 2 पोते हैं, मेरे 2 मुनवासी हैं, मेरी 2 बेटी हैं, मेरा एक बेटा है। हमारे पास तो यही सल्तनत काफ़ी है। लेकिन अभी क्योंकि एक जज्बा भी मौजूद है अल्लाह के फजल करम से, रावलपिंडी में बस तजर्बे से इस्तेफादा तो होना चाहिए ना। आपने मेट्रो बस जिस तरीके से जिन्होंने करना मुमकिन करके होगा दिखाया। कर लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे उस पर कोई ना, मैं कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ मांग के हासिल की है, मैं वाले साहब से भी मांग के नहीं लेता था, वो भी कहते थे प्यार से आगे ले। तो जो जिम्मेदारी लीडरशिप, अगर प्यार से ऑफर की गई फिर तक कबूल कर लेंगे। ऑफर तो जैसी भी करेंगे, मुझसे भी करें तो वो कर लेंगे। बिल्कुल गल ऑफर की नहीं है। देखिए ना, मैं MNA नहीं था खालिद साहब, तो मुझे स्पोर्ट्स बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। बिल्कुल जी, मैं MNA नहीं था, मुझे मेट्रो का चेयरमैन बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब का चेयरमैन बनाया गया। बिल्कुल, ये मेट्रो आपने बनाई। मैंने नहीं था, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी बनाया। कार्डियोलॉजी तो MNA की सूरत में मैंने बनाया था। फिर मुझे, जब मैं MNA नहीं था तो मुझे एडवाइज़र लगाया गया, जैसे भी आपने कहा, 16 महीनों में। फिर एडवाइज़रशिप से अदालती फैसले के मुताबिक मैं हट गया। मुझे स्टीयरिंग कमेटी डेवलपमेंट ऑफ ये जो है CDA,
सीडी की, उसकी डेवलपमेंट कमेटी का, स्टेयरिंग कमेटी का चेयरमैन लगाया। नहीं, अभी आपको इग्नोर करने की कोई खास वजह? नहीं, इग्नोर नहीं किया, मैं समझता ये बड़ा साफ्ती हल्कों में सवाल है कि हनीफ बासी साहब को इग्नोर कर दिया पार्टी ने। मैं इसलिए इग्नोरेंस पे बात नहीं करूंगा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की आज भी मोहब्बत और शफकत हासिल है। अच्छा, बिल्कुल एक सही और बात बड़ा साहब। क्रिटिकल सवाल, जी, छोटा सा जी, सवाल जी, है। आपके सियासी मुखालफ हमेशा आप पर बरसते गरजते रहते थे, आपकी सियासत उन्होंने खत्म कर दी थी, इस दफा उनकी जमानतें जब्त हो गई हैं दोनों हलकों से। मेरी मुराद शेख रशीद है, उनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते अच्छा सर, मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं अल्लाह ने ना, अल्लाह ताला का, मैं मुंह से कोई बड़ी बोल नहीं निकालना चाहता। शेख रशीद अनबीटेबल थे मेरे 2003 जनवरी का इलेक्शन लड़ने से पहले, अनबीटेबल। बिल्कुल ऐसे ही है, किसी ने उनको कभी नहीं हराया। वो जब ज़मीनी इलेक्शन 85 से लेके 2002 तक वो कभी नहीं आ रहे थे, नहीं यार, ये पता है ना। पता बिल्कुल। फिर हुकूमत भी उनकी, फिर यहाँ सीट जो भी उनकी, फिर यहाँ जो बैठे हुए तो थे, फिर मैं 60,000 की लीड से जीत गया। हाँ जीते आप, उनके नेफ्यू से, ठीक है जी, बल्कि उन्हीं से समझे। जी बिल्कुल। दूसरा 2008 में मेरे खिलाफ इलेक्शन, मेरे 79 और उनके 9,000 जमानत जब्त। 2013 में मेरे से भाग गए, इमरान खान को ले आए साहब, और इमरान खान को 25,000 बैलेट पेपर इलेक्शन से पहले मुझे एक बुजुर्ग ने बताया हमने दिए हैं उसको डालने के लिए, मैं 9,000 वोटों से आ रहा। 2018 में जाके वो पाँव पड़ गया किसी शख्स के कि ये अंदर जाएगा तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है फिर जी जी, मैं अंदर चला गया, ठीक है जी, 25 साल कैद होगी। आज फिर इलेक्शन होता है तो 5,000 वोट है मेरे मुकाबले में, ठीक है। ठीक, तो कहने से मुराद ये है कि सच्चाई सच्चाई होती है, बिल्कुल। झूठ झूठ होता है। अब ऐसा लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, मुल्क इस वक्त जिस इखलाकी, सियासी और मुआशी दलदल में धंसा हुआ है, इससे निकलने का वे फॉरवर्ड क्या है? बड़ा आसान है। देखिए जी, वे फॉरवर्ड तो ये है कि तमाम इंस्टीट्यूशन एक पेज पे हो। ठीक, हम एक इंस्टीट्यूशन को समझते हैं और एक हुकूमत को समझते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इस मुल्क में अनारकी किसने पैदा की, ठीक, इस मुल्क के अंदर हुंडी से पैसा लाने के लिए किसने कहा, किसने बिजली के बिलों को आग लगाई, ठीक, किसने चाइना के प्रेसिडेंट के विजिट को जो है सबूताज। उस पर सबूताज किया। आप अंदाज़ा लगाएं ना, कौन था जिसके ज़रिए पूरा सी पैक हो गया, कौन था जिससे सऊदी अरब नाराज़ हो गया, कौन था जिससे कुवैत नाराज़ हो गया, कतर नाराज़ हो गया, टर्की नाराज़ हो गया। बिल्कुल सही। आज याद रखें, खुदा ना खास्ता ये दोबारा फिर किसी तरीके से इक़्तिदार में आते हैं, दुनिया में कोई, जितने ममालिक मैंने हाथ उठाकर आपको गिने हैं जो हमारे असल दोस्त हैं, देखें ना, एक होता है आप हाथ मिलाते हैं 500 लोगों से, दोस्त आपके 7-8 होते हैं। बिल्कुल सही। तो इसी तरह अगर 200 ममालिक हैं, 250 ममालिक हैं, तो उसमें से अगर आपके दोस्त हैं तो यही 5-6 हैं, वो 5-6 तो आपसे मुंह फेर लें। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस क्रिटिकल सिचुएशन से चलने के लिए नाज़रीन ज़रूरी है कि बिला इम्तियाज़ आइन और कानून की पासदारी होनी चाहिए। इस बात से हटकर कि कौन सा फेस आपके सामने है, किसकी क्या मकबूलियत है, किसी से अगर कोई क्राइम सरजद हुआ है, किसी ने मुल्क की रेड लाइन को क्रॉस किया है, उसके मुताबिक कानून की रोशनी में उसके मुताबिक प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो यही एक रास्ता है मुल्क के आगे बढ़ने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।